दुनिया भर में। अब वो लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है। हर फाइल जो है वो इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी में, देखें आज तक 92 से थरकोल अभी तक जो है वो रुका हुआ है, इसलिए कि वो डिफरेंट लॉबीज़ हैं यहाँ पे ना। यहाँ कुछ लॉबीज कालाबाग डैम के लिए काम कर रही हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि थर हो जाए तो कालाबाग का वो खत्म हो जाएगा। अगर थर को जमीनें नहीं मिलेंगी जो उसके बहाने लेना चाह रहे हैं। थरकोल अगर इफेक्टिव हो जाए, पावर जनरेशन शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की तो किस्मत बदल सकती है। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में लॉबीज डिफरेंट बैठी हैं, यहाँ प्रोविंसेस के मफाद किसी और चीज़ में, तो ये सिलसिला है। और एज ए कंट्री लेवल पे यहाँ पे जो सोच है वो कोरिया और चाइना वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं 92 में चाइना गया था बीजिंग, उस वक्त वहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर की सबवे थी, सिर्फ 1 किलोमीटर की, यूँ चलती थी ट्रेन और वापस आती थी। अब वहाँ पे तकरीबन 70 किलोमीटर की बीजिंग के अंडरग्राउंड सबवे है वहाँ पे। इसी तरह इंडिया में भी है। इंडिया को तो हम खैर कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन चाइना और कोरिया में जो है वो ये फ़र्क है। अच्छा, एक ओवरसीज़ के हवाले से एक चीज़ मैंने जो 1980 में ऑब्ज़र्व की थी वो बताना चाहता हूँ कि देखिए एक ही किसी के मुल्क में कैसे कैसे अलग सोच हो सकती है। 70s में बहुत बड़ी तादाद में जब ये तेल निकला था तो कोरियंस आए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए मिडल ईस्ट में, लीबिया से लेके दुबई वगैरह तक बहुत बड़ी तादाद आई। लेकिन वो ज़्यादातर अपने ही कंपनीज़ के अंदर आए, कोरियन कंपनीज ही ने कॉन्ट्रैक्ट विन किया। और वो बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन था गवर्नमेंट का और उन कंपनीज़ का। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि ये अगर ये लोग आते हैं 10 साल 15 साल काम करते हैं और ये पैसे ले जाएं और इस पर कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं तो वो कोई ख़ास उससे फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने ज़्यादातर जो ढंगवा वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी, उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि अगर आपको $200 मिल रहे हैं तो खाना और घर वर तो हम आपको दे रहे हैं, उसके सिर्फ $25-30 जो है ना वो वर्कर को दे देते थे, बाकी $50-60 उनके घर वालों को रेमिटेंस चला जाता था। उसमें से तकरीबन 50% $100 वो कहते थे कि जी ये आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें थ्रू व्हाटएवर जो म्यूचुअल फंड वगैरह। उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि ये सारी छोटी छोटी कंपनीज सैमसंग हांडाई वगैरह जो है ना इतनी तेज़ी से उनके कैपिटलाइजेशन इतनी हुई कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो डाइवर्सिफाई, पैसे की जब कमी नहीं है तो उन्होंने कहा भाई शिप भी बना लो, टीवी बना लो, रेडियो भी बना लो, गाड़ी बना लो, सब चीज़ बना लो। करते करते आज वो यहाँ पे पहुँच गए। जबकि हम लोग, मेरे जैसे आप भी रहे हैं काफ़ी बाहर, इतनी 8 मिलियन लोग हम लोग बाहर गए, रेमिटेंस तो हम 8 बिलियन हर साल भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी रकम अभी भी वहाँ पड़ी हुई है जिसका एस्टिमेट 1000 बिलियन का भी लोग लगाते हैं। लेकिन हमारे सेविंग को स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया इंडस्ट्री में। हम और आप जैसे लोगों ने ज़्यादा ने क्या किया, सवाए चंद के बड़े बड़े घर बना लिए। जब वो आ गए यहाँ तो उनको पता चला कि वो उन घरों के इलेक्ट्रिक का बिल देना भी उनके लिए अजाब बन गया। उन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ नहीं करते। तो स्टॉक एक्सचेंज ही अगर हमारा सही चल रहा होता उसी में लगाते तो शायद वो स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्री को। तो इस तरह की नेशनल पॉलिसी जिस तरह से कोरिया ने चलाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की। एक तो वहाँ कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, कोई डिसरप्शन नहीं आया, इंडस्ट्री बढ़ती गई। उनको इससे मतलब नहीं था कि मिस्टर सैमसंग कितने नंबर 1 बन जाते हैं या मिस्टर होंडाई नंबर 1 बन जाते हैं, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए। यहाँ हम लोग 22 फैमिली के पीछे पड़ गए, थोड़ी सी दौलत जमा हुई उसी को बांटने के चक्कर में लगे, बांटने के बाद कुछ भी किसी के पास नहीं बचा। तो ये सब फैक्टर्स थे। अच्छा, चाइना के बारे में बताइए। चाइना 92 तक तो चाइना की इतनी हालत अच्छी नहीं थी, क्या फैक्टर हुई कि एकदम से वो इतना जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर, क्या फैक्टर्स? देखिए, एक तो चाइना में जो है मैन पावर बहुत है और उन्होंने जो जितनी अच्छी तरह अपना स्ट्रक्चरल बेसिस बनाए, एक तो उन्होंने डिवाइड किया इंडस्ट्री को अपनी 3 हिस्सों में। एक तो वो मटेरियल जो वो नॉर्थ अमेरिका के लिए बनाते हैं उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। फिर उन्होंने अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए एक पॉलिसी बनाई, उसकी वो और ज़रा सस्ता बनाया। उसके बाद उन्होंने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जो मटेरियल हो बिल्कुल चीप 18,000 के AC और जी हाँ, इस तरह की 10,000 के ले आए। और चाइना आजकल इतनी, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसको पब्लिक को दिया कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब इंडस्ट्री लगती है, अब जैसे आप अलवतन स्कीम है पोर्ट कासिम पे, कितने साल हो गए वो अलवतन के प्लॉट जो हैं वो मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे रोड ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रोड, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें बना के दे, पावर ये सब चीज़ें दे, तो फिर आदमी को इंडस्ट्री लगाएगा वो। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें तो देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ये है, घरों में आपको पावर स्टेशन लगाए हुए हैं, मतलब
हाँ, जनरेटर है वो पावर स्टेशन ही है ना। हाँ, तो कितना खर्चा हो रहा है, कितना फॉरेन एक्सचेंज इस चीज़ पे खर्च हो रहा है, आई मीन नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दिस। अभी ये रेंटल पावर आना शुरू, अभी वो आया ही नहीं था, पहले ही मीडिया ने और अपोजिशन ने इतना शोर मचाया कि खा गए पैसा। आई मीन दैट्स नॉट फेयर। आई मीन देयर शुड बी सम रीजनेबल कि भाई एक तो पावर है ही नहीं, चलें ठीक है आ गया, महंगी पावर आई, पावर तो होनी चाहिए ना भाई। आपको इस शॉर्ट टर्म में और क्या सोल्यूशन है? आप जैसे हमने सऊदी अरेबिया वगैरह में देखते थे कि पूरे शहर आबाद हो जाते थे, बार्जेस पे आ जाता था वो जी। शहर आया, वहाँ तेल निकला, तेल का काम खत्म हो गया, 10 साल बाद पता चला वो आइलैंड भी बंद किया, वो बार्ज मूव करके कहीं और चला गया। तो ये होता है टेम्पररी शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस। तो वहाँ पे भी हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं बजाय एक नेशनल कंसेंसस के। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब आप बताइए कि ये जो चाइना वालों ने फ्री ट्रेड जोन का जो कॉन्सेप्ट 92 में प्रोड्यूस किया, बेसिकली रिप्लिकेशन ऑफ हांगकांग इनटू चाइना विद इन ए कम्युनिस्ट कंट्री, उसका आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट पड़ा? उससे कोई उसकी वजह से इतनी तरक्की हुई है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। चाइना ने जो फैसिलिटीज़ अपने लोगों को दिया जो फॉरेन में थे, इतनी फैसिलिटीज़ दी कि उनको उन्होंने ज़मीन दिया, उनको पावर बहुत ही मतलब कि उसमें दिया, बिजली मतलब, और सारे रिसोर्सेज उनको दिए, और उनको कहा कि आप आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनके जो लोग जो चाइना के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो उनको एम्प्लॉय करने के लिए उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह उनके लोग एम्प्लॉय हो जाए। कोई कमा के जाता है यहाँ से जाए, उसको कोई हमें डॉलर मतलब फॉरेन एक्सचेंज यहीं आएगा, चाइना में आएगा। हाँ, तो इनको ये फ़ायदा हो गया, सारे लोग एम्प्लॉयड हो गए, वो पैसा अंदर ही आता रहा, और जो फॉरेन एक्सचेंज जो आया वो अलग आया। यहाँ तक कि अब देखिए वहाँ कोई बिजली की शॉर्टेज नहीं है, कोई गैस का शॉर्टेज नहीं है, किसी चीज़, पानी की शॉर्टेज नहीं है। फ्री ट्रेड जोन होता क्या है? ये फ्री ट्रेड जोन में जैसे हमारे यहाँ टैक्स फ्री जोन होता है, बिल्कुल आपको आज़ाद कर देते हैं, आप उनका अपना सिस्टम होता है, सारे सिक्योरिटी, सारे सिस्टम, कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, गवर्नमेंट का कोई इदारा वहाँ नहीं जाएगा। नहीं, अगर आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन है वहाँ का। अच्छा, अगर जैसे दो बिजनेसमैन में लड़ाई हो जाए तो उसका क्या होगा? उसका सोल्यूशन है उसी के अंदर ही है। जैसे हमारे यहाँ लीगल सिस्टम हमारा इतना स्लो है कि अगर कोई भी मामला केस में चला जाता है, नॉट बिकॉज आवर जजेस आर बैड, बिकॉज देयर इज सो मच वर्क दे कैन नॉट कोप विथ, तो वहाँ आप रुल जाते हैं। बेसिकली आप 10-10 साल लग जाते हैं एक छोटे से रेजोल्यूशन में। तो वो केसेस जो डिस्प्यूट अगर होंगे फ्री ट्रेड जोन में, तो वो बाहर के कोर्ट में रेफर नहीं होंगे। नहीं, वो अपनी अंदर ही नहीं, बड़ा केस हो गया तो वो बाहर जाएगा। अच्छा, वो चाहेंगे जिस तरह से जरगा सिस्टम होता है पाकिस्तान के अंदर, या आर्बिट्रेशन वाला, इस तरह से वो छोटे मोटे अपना वो उसको सॉल्व कर लेते हैं वहीं पे। तो ज़्यादा लड़ाई तो ज़मीनों पे होती है ना। अगर वहाँ का ये जो अथॉरिटी है वो आपको ज़मीन दे रही 1000 गज की, तो 1000 गज ही आपकी है। हाँ, उसको आप 2000 तो कर नहीं सकते, वहाँ कब्जे वब्जे का मैं ख्याल में कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। वो सब बात नहीं। जैसे हमारे यहाँ ही देख लें आप, छोटी सी मिसाल है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता, कि कराची वगैरह के अगर आप कोई दूसरे प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको डर लगा होता है कि शायद सेकंड लीज ना हो जाए और ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, दूसरी फाइल ना बन जाए। जबकि आप जब डिफेंस में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको बड़ा सुकून होता है कि जी वहाँ बड़ी चेकिंग होती है, आँख का भी तस्वीर लेते हैं और थंब भी लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वहाँ बहुत कम करप्शन होती है, तो आप इजीली वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की वैल्यूज बढ़ जाती हैं ऐसी जगह। तो उसी किस्म से उससे भी अगर एडवांस सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है फ्री ट्रेड जोन वगैरह में, तो वहाँ तो बहुत कम चांसेस है कि इस तरह के डिस्प्यूट हो। जिसकी ज़मीन है वो है। जैसा आपने कहा डीएचए में मेरा ख्याल से नेग्लिजिबल है, हाँ, कि दूसरी फाइल बन जाए किसी की। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल जो फ्री ट्रेड जोन होगा उसमें तो और भी एडवांस सिस्टम होगा, तो हो ही नहीं सकता, हर चीज़ सिक्योर है वहाँ पे। सिक्योरिटी भी उनकी अपनी होती है, सिक्योरिटी अपनी, और हर चीज़ सिक्योर है। यहाँ की तरह नहीं कि बिल्कुल कोई आप अपनी जॉब पे जा नहीं सकते हैं या अपने फैक्ट्री पे आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।